नुमाइंदे के ऊपर उन्होंने बताया कि भाई आपके 72 फिरके हैं, किस फिरके का बंदा ले हम ताकि उसकी नुमाइंदगी को कर सके। अब कुछ फिरके जो है अपने आप को ठेकेदार लेकर बैठे, काफी तेज तर्रार और तीखे सवाल करे कि ये इस कौम को भरोसे में लिए बिना आपने जो कमेटी बनाई है कि दुश्मनों का भी मैं एहतराम करता हूं या जिनकी वजह से मुझे इतनी शोहरत मिलती है। जो 31 पेज का ये जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया, ये रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ उम्मत दिया, हमारी कौम का दिया, ये कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुछ सेंट्रल का लॉ कमीशन है उसने उसको डिनाई कर दिया है कि यूसीसी को देश लेवल के ऊपर नहीं कर सकते, वो दीनी जो मामला थे, जो शरीयत के मामला थे, उसमें कोई किसी तरह की मुदाखलत नहीं करोगे। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारियों में जुट गई है। बीते दिनों जिस कमेटी का सरकार ने गठन किया था, उस कमेटी से जुड़े लोगों ने मुस्लिम समुदाय के साथ ही साथ अन्य समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि कुछ मुस्लिम चुनिंदा लोगों को कमेटी ने बुलाया है और उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं सूफी अनवर हुसैन। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे समाज की तरफ से किस तरीके से कमेटी के सामने अपनी बात रखी थी। तो आइए सुनते हैं सूफी साहब ने क्या कुछ कहा। स्टेट का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जो भी गणमान्य लोग होते हैं उनको स्टेट जब भी कोई बात होती है तो सुझाव देने के लिए उनको बुलाती है। मैंने सरकार में भी काम किया है और एक वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर मैंने जो सबसे बड़ी पोस्ट जो गुजरात की कही जाती है उस पर एक मेंबर जज के तौर पे भी मैंने बैठ के सारे जजमेंट भी दिए हैं। तो गवर्नमेंट की एक अपनी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है। उसके प्रोटोकॉल के तहत हमें बुलाया गया, साथ में और लोग भी थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, मेरे पहले जो थे जो अभी नेहरू मेमोरियल के जो सदस्य है रिजवान साहब, कादरी साहब, वो भी थे और दूसरे और भी गणमान्य लोगों को बुलाया गया था जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। तो वो हर तबके के लोगों को वहां पे बुलाया गया था। वो हिंदू समाज के भी थे, जैन समाज के भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सिख धर्म के भी लोग थे। तो ऐसे हर समुदाय से लोग जो जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको सबको बुलाए थे। लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन करने वाले लोगों ने एक मिसकम्युनिकेशन किया और एक प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों ने उस प्रोपेगेंडा को इस तरह से हाईलाइट किया, नेगेटिव हाईलाइट किया कि जैसे कि हम लोग जाके सारा काम कर देंगे और उनके हिस्से में कुछ आने वाला नहीं। मतलब एक डेस्परेटली उनकी कोशिश ये रही कि हमें बुलाया जाए। ये पहला चरण था, आखिरी चरण नहीं था। तो अब जो है जब हमें बुलाया गया, हमारी बात जब सुनी गई, तो ये समझिए कि हम भी इस समाज से, इस समुदाय से आते हैं और इसी समुदाय के अंदर हमें रहना है और इसी समुदाय के अंदर हम रहते हैं और इसी समुदाय के अंदर हमारे हर अच्छे बुरे जो अमाल है वो इसी समुदाय के अंदर होने वाले हैं। हमें भी हमारे खुदा को जवाब देना है, हमें भी मर के हमारी कब्र के अंदर हमें जाना है। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से खुदा के अंदर हमारी पूछ हो, और आज तक किया नहीं है। लेकिन क्योंकि एक ठेकेदार जो बने बैठे, अपने आप को जो ठेकेदार बना के बैठे कि हर तीसरा आदमी अपने आप को ठेकेदार करके बैठा है, बना के बैठा है, तो उनका जो ईगो जो था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। तो ये अपने ईगो की उलझन में कि हम समाज के ठेकेदार बन के बैठे और समाज हमको अगर पूछ लेता है कि आपने क्या किया, तो हमारे पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमेशा आपने समाज के नाम पर अपनी ही रोटियां सेकी। तो समाज ने आपको आपका रास्ता बता दिया। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ढंग से काम करने देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। पहले तो ये है कि ये किसी को अपने अलावा किसी को स्वीकार करने ही तैयार नहीं है। हम ही है, ये एक मानसिकता जो है, एक विकृत मानसिकता इनके घर में आ गई, इनके दिमाग में घर कर गई। सूफी साहब, आपने वहां पर किन सुझावों पर बात रखी? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। तो सुझावों के अंदर जो थे
मैंने 31 पन्नों का एक पूरा एक रिसर्च पेपर जो था वो दिया। उस रिसर्च पेपर के अंदर जो है मैंने सारी ऐसी बातें जो थी जो संविधान के अंदर जो लिखी गई है और संविधान जिसको बताता है वो ऐसी सारी बातें मैंने उसमें की। सारे जो हमारे जो मुसलमान समाज मुस्लिम समुदाय के जो पहलू है जो बड़े आज संवेदनशील पहलू है, हमारी सबसे पहले तो जो सामाजिक जो मासरा है सामाजिक सिस्टम है वो चरमरा गई है, खत्म हो गई है। हमारे पास आज एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जिसको एडीआर कहते हैं, वो एडीआर हमारे समाज में है ही नहीं, खत्म हो चुकी। हर आदमी जब शादी ब्याह करता है या कुछ भी उसका जो मसला होता है तो पहले एक हमारे लिए सामाजिक लोग होते थे जो पंच परमेश्वर जो कहा जाता था, अब वो पंच परमेश्वर खत्म हो चुके हैं, वो कॉलेप्स, पूरी सामाजिक जो सिस्टम है वो कॉलेप्स हो चुकी है। तो अगर हम ये नई सिस्टम बनाना जा रहे हैं, नया कानून पारित करने जा रहे हैं, तो उसमें एडीआर का क्या रोल रहेगा, ये सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल था। तो इन सवालों के ऊपर सारी मैंने अपनी बात रखी कि भाई जो काम सामाजिक तौर पे होता है, जो मीडिएशन के तरीके से होता है, और आप उसको कानूनी जामा पहना के उसको ये करेंगे तो कितनी, क्योंकि सालों से केस तो चले आ रहे हैं और नए केस और बनेंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नए कानून आने का इसका फर्क क्या महसूस होगा। तो वो उस पर मैंने अपना सुझाव रखा। दूसरा सुझाव ये रखा कि हमारे समाज के अंदर जो हिबा का जो मसला है, जो ओरल जिसको गिफ्ट बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा मसला है। उस मसले को आप कैसे डील करोगे, उस पर हमने बात की। तीसरी बात हमने पॉलीगैमी के ऊपर की कि भाई पॉलीगैमी आप जो उसको खत्म करने की आप बात कर रहे हो, तो जिनकी जो पॉलीगैमी जो है, जो बायोगे पॉलीगैमी है, जिनके परिवार है, उसके साथ आप क्या डील करोगे, उनका मामला क्या रहेगा। तो वो सारे मसले जो थे। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला था, एक काजी एक्ट है, 1880 का बना हुआ एक्ट है। तो उस कानून के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए, जो कि वो सेंट्रल एक्ट है और बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ कानून है। उस कानून के अंदर जो काजी को इख्तियारात दिए गए, उस इख्तियारात के ऊपर आप क्या उसको डील करोगे। तो ये सारे मसले जो थे, जो बहुत ही टची पहलू थे, जिसके अंदर ये सारे मसले मैंने उठाए। और सबसे बड़ा मसला मैंने ये उठाया कि हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारी जो निजी मामले हैं, शादी ब्याह के मामले, मौत मैयत के मामले, जो हमारे जो रीति रिवाज है, उसके बारे में आपको क्या करना है। तो उस पर खुद चेयरमैन ने हमें एश्योर किया कि नहीं, हम ऐसे कोई मामलों को उसके दरमियान नहीं जाएंगे, उस पहलू को छुएंगे भी नहीं जो सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर है। जो कानून बनाया जाएगा वो कानून के उल्लंघन जब होगा तो उसको कानून लागू पड़ेगा, जो कानून के दायरे में होगा उसको ये कानून लागू नहीं पड़ेगा। अच्छा सुधीर साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 5 लोगों को बुलाया गया था, उसमें से 2 आलिम थे और 3 दूसरे अलग अलग फील्ड के लोग थे, लेकिन उसमें से 2 नाम पे चर्चा नहीं, एक नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा, उसको आप कैसे देखते? ऐसा है कि एक बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनों का भी मैं एहतराम करता हूं कि जिनकी वजह से मुझे इतनी शोहरत मिलती है। अब जब एक नाम ऐसा है, जो नाम हर तरह से, आप एक वकील कह लो, एक सूफी स्कॉलर कह लो, एक सामाजिक आगेवान कह लो, एक पॉलिटिकल आगेवान कह लो, हर फील्ड के एतबार से हम फिट बैठते हैं। अब कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा कि जब कानून की बात आती है तो कानून की बात कर लेते हैं, दीन धर्म की बात आती है तो दीन धर्म की बात कर लेते हैं। हम वो बात कहते हैं जो कोई मुफ्ती मुल्ला नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास कानून का नॉलेज नहीं है। सिर्फ शरीयत की बात करने वाले लोग तरीकत की बात नहीं समझते, हैसियत की बात नहीं समझते, तरीकत शरीयत और मारिफत की बात नहीं समझते। मारिफत की बात भी हम कर लेते, हम हकीकत की बात भी कर लेते। तो हम जो है हर फील्ड में हरफन मौला है।
अब इस मामले में कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है हमारी बात, तो हम उनको, खैर उनके वो अपने मसले हैं। हम तो अपना काम करते हैं और काम करते रहेंगे, जो काम हमें सौंपा गया वो काम हम करते रहेंगे। सूफी अनवर हुसैन शेख अगर वहां पर गए थे तो पूरे कौम की रहनुमाई आपने कैसे की वहां पे, ताकि अगर दूसरे जो मैं वही कहना चाहता हूं कि हमने जो 31 पेज का ये जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया, ये रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ उम्मत दिया, हमारी कौम का दिया, ये कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन जो कौम के इस पहलू जो है, जो कहां पे हमको पेच जो आ रहे हैं या हमें कमी जैसी लग रही है, तो उस मामले में ये पूरा मेरा रिसर्च है इसके ऊपर, और सालों से इसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूं, कोई एक दिन का नहीं है ये मेरा काम कि मैंने एक दिन में ये तैयार कर लिया। मैंने सबसे पहले जब ये कमेटी के पास जब उपस्थित होकर अपनी बात जब रखी, तो मैंने इस कमेटी से सबसे पहले एक सवाल ये किया कि आपने ये कानून बनाने का फैसला किया है या आपकी जो कमेटी जो काम कर रही, किस बुनियाद के ऊपर काम कर रहे हो, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है या ऐसी कौन सी क्योंकि देश का जो लॉ कमीशन है, वो लॉ कमीशन इसको बनाने से इनकार कर चुका है। जो खुद सेंट्रल का लॉ कमीशन है उसने उसको डिनाई कर दिया है कि यूसीसी को देश लेवल के ऊपर नहीं कर सकते, वो पूरा उसका रिपोर्ट है। तो ऐसी कौन सी बात आ गई जो स्टेट लेवल के ऊपर आपके पास क्या ऐसा सैंपल है, क्या ऐसा सर्वे है, या कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी तरफ ये काम करने को आप आमादा हो गए? तो उनके पास उस वक्त में कोई जवाब नहीं था। हमने काफी तीखे सवाल करे उनको, सिर्फ मीठे मीठे हम लोग वहां बात करके नहीं है, हमने काफी तेज तर्रार और तीखे सवाल करे कि ये इस कौम को भरोसे में लिए बिना आपने जो कमेटी बनाई है, या इस कौम के अंदर जो बातें जो आप जो बिना एक मुस्लिम समुदाय के लोग में कोई कमेटी में, लोगों का ये भी नजरिया था कि भाई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, तो नुमाइंदे के ऊपर उन्होंने बताया कि भाई आपके 72 फिरके हैं, किस फिरके का बंदा ले हम ताकि उसकी नुमाइंदगी को कर सके। अब कुछ फिरके जो है अपने आप को ठेकेदार लेके बैठे, ठेकेदार समझ के बैठे, तो यही तो मसला आके खड़ा होता है कि एक फिरका जो है दूसरे फिरके को एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, सवाल ये तो यही बात आके वहां पे भी खड़ी हुई। मुस्लिम तंजीमों को बुलाना चाहिए, जैसे आप लोग। नहीं, तंजीम 72 तंजीमें हैं, 72 फिरकों की तंजीमें हैं। आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि भाई जिन लोगों को बुलाया गया वो तो तमाम लोग बीजेपी से जुड़े लोग हैं। नहीं, तो घर में ही बात होगी ना, घर के लोग हैं तो घर में ही बात करेंगे ना, पहले तो अपने लोगों को बुला के अपने लोगों से मशवरा होगा। एक प्रोटोकॉल दिया है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के तहत बात होगी। बाहर के लोग तो सिर्फ विरोध करने आने वाले। हमारा विरोध जो है वो तार्किक है, लॉजिकल अपोजिट। हम अंधा विरोध नहीं करते किसी का कि ये गलत है, नहीं, पहले उसको समझो क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या मंशा है। मंशा के ऊपर आप जब तक पेश नहीं होंगे उसका मुखालिफत क्या करेंगे, आप उसका विरोध क्या करेंगे? आपको पहले पता तो होना चाहिए कि किस मसले के ऊपर बात हो रही है, आप सीधे ही विरोध करना शुरू कर दोगे। ये तो हिमाकत है। एक सवाल आखिरी है कि सूफी अनवर हुसैन शेख अगर वहां पर गए, तो अगर दूसरे लोगों को नहीं बुलाया गया, आपको बुलाया गया, तो आपको क्यों बुलाया गया? वो दांव पेच जो थे आपके, वो आप बताइए थोड़ा सा समाज को, ताकि नहीं, पहले हमारे जो मुद्दे, जो 7 मुद्दों का हमारा ये जो एक रिप्रेजेंटेशन था, जिसको मैंने एलोबरेट करके 31 मतलब 31 पेजों के अंदर मैंने उसको एलोबरेट किया था। उसमें डीएससीपी भी आ गई, सेक्शन 40 संविधान की धारा 44 भी आ गई, आर्टिकल 25 भी आ गया, संविधान की जो आर्टिकल है 44 का भी, वो डीएससीपी जो स्टेट को जो प्रोविजन दिए गए सारी चीजों का उसमें मैंने उसमें अपना निचोड़ किया है, उसमें उल्लेख किया था। अब उस उल्लेख के अंदर मैंने सारी चीजें जो है 7 मुद्दों का मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन किया था, जिसमें कि कुल मिला के जो मुस्लिम समाज की जो समस्या है, जो जड़ है, उस चीज को मैंने सामने रखा कि ये हमारे प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम के साथ में क्या डील विद करोगे। तो आपको अगर कानून बनाना ही है तो वो तो अगर अब ये तंजीमें जो है, इनका जो रोना है, ये जो कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई ये तो बनाने ही वाले हैं, ये तो होना ही है, तो जब होना ही है तो अपनी बात क्यों नहीं रख रहे उसमें?
ताकि उस बात को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर किसी तरह का संशय ना हो, किसी की सुगबुगाहट ना हो। अपनी बात पॉजिटिवली बात रखो ताकि उस चीज का समावेश हो उस कानून के अंदर। तो आने वाले वक्त में जब कानून बनता है तो एक दिन का कानून नहीं बनता ये कानून 50-100 साल का बनता है कानून। 1880 में काजी का कानून बना हुआ है, तो काजी के कानून को सेंट्रल एक मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो कानून को बनाया, तो उस कानून को क्या डील करोगे, किस तरह से उसको एकोमोडेट करोगे, क्योंकि काजी के जो पावर जो दिए गए उस पावर को आप किस तरह से कर्टल करोगे, आपको कट करोगे, उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, क्या करोगे, ये हमारा बुनियादी सवाल था। जो काजी का पावर है उसको आप कैसे डिनाई करोगे। तो ये सारी चीजें हमने रखी है, मतलब तीखे सवाल भी हमने किए हैं। तो ये सारी बातें हमने रखने के बाद वहां से हमको एश्योर किया गया कि नहीं। और दूसरी बात हमने सबसे बड़ी तो ये कही कि आप हमारे जो दीनी जो मामला थे, जो शरीयत के मामला थे, उसमें कोई किसी तरह की मुदाखलत नहीं करोगे। निकाह होगा हमारे तरीके से होगा, मौत मैयत होगी वो हमारी तरह से होगी। किसी कब्रिस्तान के अंदर वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक अगर उसको दफन करता है तो उसके अकीदे के मुताबिक करेगा, अगर शादी ब्याह करता है उसके अपने अकीदे के मुताबिक करता है, वो अपने अकीदे के मुताबिक करेगा। तो वो सारी चीजें हमने मनवाई कि नहीं, हम किसी के निजी मामलात में दखल नहीं देंगे। तो ये बातें मनवाना कोई आसान काम नहीं होता है। तीखे सवाल करके उनसे सवाल के जवाब लिए गए हमने, और हमने अपने बातों को बखूबी पूर्वक बहुत बखूबी से रखा है, और इंशाअल्लाह इस कौम को इसका फायदा होगा। हम ये समझ रहे हैं कि हमने जो काम जो किया है, हमने जो मेहनत की है, वो हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, क्योंकि ये पूरा हमारा निचोड़ है। इतने सालों का जो ये सर्वे जो किया हमने, जो रिसर्च किया, उसका निचोड़ है, और निचोड़ कभी हमको, मुझे उम्मीद है कि ये कहीं जाया नहीं जाएगा।